हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी पहचान रहती है और ऐसे सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है। तो यदि आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाता है। तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसकी पहचान होती है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द दे रहते हैं। चलिए सीखते हैं इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है। तो यदि वो सेंटेंस अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है तो उसमें एक वचन कर्ताओं के साथ में वाज लगाया जाता है और बहुवचन के साथ वेर का यूज करते हैं और वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। मतलब एक वचन कर्ताओं के साथ में वाज लगाया जाता है और बहुवचन कर्ताओं के साथ में वेर लगाया जाता है। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जिसमें रहा रही आता है उसमें क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यदि कर्ता एक वचन है तो एक वचन कर्ताओं के साथ में वाज और बहुवचन कर्ताओं के साथ में वेर का प्रयोग करते हैं। चलिए सीख लेते हैं एक वचन बहुवचन होता करता क्या है। तो आई, ही, सी ये सभी एक वचन होते हैं और इसके साथ में वाज लगाया जाता है। यदि एक नाम आ जाए तो भी एक वचन के अंतर्गत ही रखा जाता है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, मतलब जितने भी प्रेजेंट के पार्ट होते हैं उसमें आई को बहुवचन माना जाता है, किंतु जैसे पास्ट स्टार्ट होता है तो आई को एक वचन माना जाएगा, इसलिए इसमें आई के साथ में वाज लगाया जाएगा। दे, यू, वी या डबल नाम आ जाए, दो नाम एक साथ में आ जाए, जैसे मोहन और सोहन, तो यह सभी बहुवचन होगा और बहुवचन के साथ में वेर का प्रयोग किया जाएगा। इसमें था की अंग्रेजी जो था थी थे आता है उसकी अंग्रेजी वर्ड लिखी जाती है, इसमें था थी की अंग्रेजी वाज लिखी जाती है। ये लगाया जाता है एक वचन के साथ में और ये लगाया जाता है बहुवचन के साथ में। चलिए इसका सूत्र समझ लेते हैं कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन विद्यालय जा रहा था। रोहन विद्यालय जा रहा था। अब इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, तो सबसे पहले हमको देखना है कि कर्ता कितने वचन है। यदि कर्ता एक वचन होगा तो वाज लगाया जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और कर्ता यदि बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो रोहन इसमें नाम है और अकेला नाम है, तो अकेला नाम एक वचन के अंतर्गत आएगा, इसलिए रोहन की अंग्रेजी लिखते हैं रोहन। इसके बाद में था के लगाते हैं वाज, तो हो जाएगा रोहन वाज, रोहन वाज। इसके बाद में जा रहा लिखा है तो जा रहा की अंग्रेजी होता है गोइंग, तो रोहन वाज गोइंग, कहां को जा रहा है, विद्यालय, तो इसलिए हो जाएगा रोहन वाज गोइंग टू स्कूल। तो यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सूत्र रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और इसमें क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ दी जाती है। तो उसी के अनुसार इसको बनाया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अर्थात रोहन है तो रोहन की अंग्रेजी, इसके बाद में वाज वर्ब में से एक का चुनाव किया जाएगा, तो रोहन एक वचन है इसलिए वाज लगाया गया है। इसके बाद में जा रहा लिखा तो जाना की अंग्रेजी होता है गो, रहा के लगाते हैं एनजी, तो हो जाएगा गोइंग, कहां को जा रहा है, स्कूल, तो इसलिए विद्यालय जा रहा है इसलिए विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल लिखी गई। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे तुम पत्र पढ़ रहे थे,
तुम पत्र पढ़ रहे थे। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें तुम बहुवचन आया है तो बहुवचन कर्ताओं के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन लगाई जाती है। तुम की अंग्रेजी बनाते हैं यू, थे के लिए लगाते हैं वेर, तो हो जाएगा दे वेर। पढ़ रहा लिखा है तो पढ़ना की अंग्रेजी होता है रीड, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग, तो हो जाएगा यू आर रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हो, अ लेटर। तो इस प्रकार से बनाया जाएगा यू वेर रीडिंग अ लेटर, यू वेर रीडिंग अ लेटर। तो ध्यान रखना, यदि कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन लगाई जाएगी, यदि कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन लगाई जाएगी। एक वचन कर्ताओं के साथ में वाज लगाया जाता है और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर लगाया जाता है। चलिए सीख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या इसकी पहचान और क्या नियम रहता है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नहीं दिया रहता है, मतलब यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचन बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ में, फिर चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों को हम कैसे बनाते हैं तो उसके लिए समझते हैं। तो इसमें जो एक वचन कर्ता होता है तो एक वचन कर्ताओं के साथ में वाज नॉट का प्रयोग किया जाता है, और जो बहुवचन कर्ता होता है उसके साथ में वर नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद में वाज वर्सेस वर लगाया जाता है, प्लस नॉट कंपल्सरी, दोनों में नॉट लगाया जाएगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद में वाज या वर्ब में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद में नॉट लगाया जाएगा, नॉट कंपल्सरी, दोनों के साथ में नहीं आ रहा नॉट लगाते हैं। वर्ब में वर्ब क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे वह घर नहीं जा रही थी, वह घर नहीं जा रही थी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, वह क्या लगाते हैं सी, क्योंकि लड़की है इसलिए सी लगाया जाएगा, तो हो जाएगा सी वाज नॉट, नहीं है इसलिए नॉट लगाया जाएगा, तो हो जाएगा सी वाज नॉट। जा रहे की अंग्रेजी होता है गोइंग, सी वाज नॉट गोइंग, कहां को जा रहा है, घर, तो हो जाएगा होम। इसमें टू नहीं लगाया जाएगा, घर के साथ में टू नहीं लगाया जाता है, तो सी वाज नॉट गोइंग टू होम। तो इस प्रकार से यदि कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन लगाई जाएगी, मतलब वाज लगाया जाएगा। यदि कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन लगाई जाएगी, इट मीन वर लगाई जाएगी। चलिए इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे वह घर में पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, वह घर में पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तो इसमें वह ये बहुवचन है, तो जो कर्ता बहुवचन होता है तो बहुवचन कर्ताओं के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग किया जाता है। तो वह के लिए लगाते हैं दे। इसके बाद में सेंटेंस लास्ट में जाते हैं, थे लिखा है, थे आया है, वह के लिए वह है बहुवचन इसलिए थे की अंग्रेजी वर, ये लिखा है वेर, पढ़ा जाता है वर, तो हो जाएगा दे वर। नहीं के लगाते हैं नॉट, तो हो जाएगा दे वर नॉट। पढ़ रहे की अंग्रेजी होता है रीडिंग, तो हो जाएगा रीडिंग, दे वर नॉट रीडिंग। अब क्या नहीं पढ़ रहे हैं, पुस्तक, द बुक। अब कहां पर है, घर में है, तो में के लगाते हैं इन द होम। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। मतलब यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचन कर्ताओं के साथ में वाज नॉट लगाया जाता है और बहुवचन कर्ताओं के साथ में वर नॉट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वाज वर का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में नॉट दोनों के साथ में लगाया जाता है।
क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को लिखा जाता है। चलिए सीख लेते हैं इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसके स्टार्टिंग में या बीच में प्रश्नवाचक शब्द दे रहते हैं। तो दो प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है उसके स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, जैसे क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम जा रहे थे। तो यदि स्टार्टिंग में क्या शब्द आ रहा है तो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहलाया जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, चलिए नियम समझ लेते हैं। तो यदि वाक्य क्या से शुरू है तो इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, मतलब स्टार्टिंग में यदि क्या आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि एक वचन कर्ताओं के साथ में, मतलब यदि यहां पर कर्ता एक वचन है, जैसे लिखा है क्या तुम जा रहे थे, तो इस क्या की अंग्रेजी ना लिख करके बल्कि तुम के अनुसार, तुम यदि एक वचन होगा तो वाज लगाया जाएगा, यदि यहां पर बहुवचन होता तो वैर लगाया जाता। तो यहां पर तुम है बहुवचन इसलिए वैर लगाया जाएगा। तो एक वचन कर्ताओं के साथ में, एक वचन के साथ क्या के लिए लगाते हैं वाज, और बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ क्या की जगह पर लगाया जाता है वर। मतलब यदि कर्ता एक वचन होगा तो सबसे पहले क्या को नहीं लिखा जाएगा, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, बट व्हाट नहीं लिखा जाता, इसके जगह पर वाज वर लिखा जाता है। जो कर्ता होगा उसके अनुसार, कर्ता एक वचन तो वाज, कर्ता बहुवचन तो वर। चलिए सूत्र समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है वाज वर्सेस वर, दोनों में से एक का चुनाव किया जाएगा। यदि कर्ता एक वचन वाज, कर्ता बहुवचन तो वर। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुटे मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखा जाएगा। तो सबसे पहले वाज वेर का चुनाव करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता एक वचन वाज, कर्ता बहुवचन वेर। उसके बाद कर्ता को लिखने के बाद में वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यदि कोई अदर वर्ड लिखते हैं नहीं है तो छोड़ देते हैं। चलिए समझ लेते हैं एग्जांपल। जैसे क्या वह पढ़ रही थी, क्या वह पढ़ रही थी। अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या के लिए लगाते हैं वह के अनुसार अंग्रेजी वाज वर, तो वह है एक वचन इसलिए हो जाएगा वाज, वाज। पढ़ रही थी लड़की है, मतलब अगर जो पढ़ रही थी तो लड़की होता, पढ़ रहा था तो लड़का होता है। तो वह की अंग्रेजी दो होती है, एक होता सी और एक होता ही। लड़की है तो सी लगाते हैं और लड़का है तो ही लगाते हैं। तो वहां पर हो जाएगा वाज सी। पढ़ने की अंग्रेजी होता है रीडिंग, तो वाज सी रीडिंग। इसमें ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म नहीं दिया गया है तो कर्म को हम नहीं लिखते हैं, जिस प्रकार से अदर वर्ड नहीं दिया रहता है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए आगे अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। चलिए ये भी समझ लेते हैं। क्या तुम जा रहे थे, तो क्या के लिए हम लगाते हैं वेर, क्योंकि यहाँ पर तुम है, तुम के लिए लगाते हैं यू, यू के अनुसार यहाँ पर वर लगाया गया है। तो वर यू, जा रहे की अंग्रेजी होता है गोइंग, तो वर यू गोइंग। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाएगा, सिंपल है। तो यदि वाक्य क्या से स्टार्ट है तो क्या की अंग्रेजी ना लिख करके इसके जगह पर कर्ता के अनुसार वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। चलिए समझ लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड कैसे बनाए जाते हैं, क्या इसकी पहचान और क्या इसका नियम रहता है। इसकी पहचान रहती है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, कितने इत्यादि शब्द यदि बीच में आ रहे हैं तो हम पहचान कर लेंगे कि इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप है। और ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय सबसे पहले इसको उठा करके लिखते हैं। मतलब यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, डब्ल्यूएच फैमिली आ जाए, तो इसको सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में कर्ता के अनुसार वाज वर का चुनाव किया जाता है। चलिए सूत्र इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में वाज या वर में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, यदि कोई अदर वर्ड है तो लिखते नहीं तो क्वेश्चन मार्क। मतलब यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचन कर्ताओं के साथ में वाज या वर का चुनाव करने से पहले, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा,
उसके बाद कर्ता के अनुसार वाज या वर लगाया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह लिखा जाता है। जैसे वह कमरे में क्यों, वह कमरे में क्यों सो रही थी। वह कमरे में क्यों सो रही थी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ बीच में देखेंगे क्यों आ गया है, तो इस क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, तो क्यों के लिए हो जाएगा व्हाई, व्हाई माने क्यों। इसके बाद में वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चुनाव किया जाएगा, तो वह कमरे में क्यों सो रही थी। अब वह कितने वचन है, एक वचन है, फिर चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों में एक ही वचन होता है। लास्ट में देखते हैं थी, तो इसकी अंग्रेजी इसके बाद लिखी जाती है, वो भी कर्ता के अनुसार। तो वह कमरे में क्यों सो रही थी, क्योंकि अंग्रेजी हुआ व्हाई। इसके बाद में वह के लिए अंग्रेजी लिखने से पहले थी की अंग्रेजी लिखी जाएगी, और वह के अनुसार ही लगाया जाता है, तो इसलिए हो जाएगा वाज, व्हाई वाज। वह के लिए लगाते हैं सी, तो व्हाई वाज सी। अब क्या कर रही थी, क्या एक्शन है, सोना, तो सोना की अंग्रेजी होता स्लीप, तो लास्ट में आईएनजी जोड़ते हैं, तो हो जाएगा व्हाई वाज सी स्लीपिंग। अब कहां पर है, कमरे में, ऑब्जेक्ट में नहीं दिया गया है, अदर वर्ड है, तो इन द रूम। इस प्रकार से बना जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस को बनाया जाता है। चल इसका दूसरा एग्जांपल एक और समझ लेते हैं। जैसे राधा कब से विद्यालय जा रही थी। राधा कब से विद्यालय जा रही, कब जो है टाइम को दर्शाता है, इसलिए कब से लगाया गया है। तो राधा कब से विद्यालय जा रही थी, तो यहां पर कब से जो लिखा है, कब, ये कब से की अंग्रेजी होता है व्हेन, व्हेन माने कब। इसके बाद में कर्ता के अनुसार में सहायक क्रिया लगाई जाती है, कर्ता राधा एक वचन है, इसलिए थी की अंग्रेजी वाज, तो व्हेन वाज राधा, व्हेन वाज राधा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद में कर्ता के अनुसार वाज या वर का चुनाव किया जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट कर्ता लिखा जाएगा। जा रही की अंग्रेजी होता है गोइंग, कहां को जा रहे, विद्यालय, गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जाएंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो आज हमने सीखा कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी पहचान होती है और क्या इसके नियम होते हैं। तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, हमें इसको 4 तरीके के इसमें जो है वाक्य होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और एक इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। पहले में हमने सिंपल में आपको बताया है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे वह घर जा रहा था, वह घर जा रही थी, वह पढ़ रहे थे, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में वाज या वर्ब का चुनाव किया जाता है, उसके बाद में क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ करके फिर कर्म को लिखा जाता है। नेगेटिव सेंटेंसों में हमने आपको बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वाज या वर्ब का चुनाव करने के बाद में नॉट लगाया जाएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और एक इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। जो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय क्या की अंग्रेजी ना लिख करके इसके जगह पर वाज या वर्ब का प्रयोग जो है सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है। जो इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप मैंने आपको बताया है, तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले बनाते हैं, मतलब क्या कब कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद में वाज या वर्ब का चुनाव किया जाता है, वो भी कर्ता के अनुसार फिर कर्ता को लिखा जाता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। यदि वीडियो आया पसंद तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।